गांधी विथियारवा आश्रम से जो पदयात्रा हम लोगों ने शुरू की है उसके करीब करीब 180 दिन हो गए हैं और इन पिछले 180 दिनों में पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान होते हुए हम लोग छपरा में हैं। आज आपके इस जिले के इस प्रखंड में आपसे मुलाकात हो रही है। मैं संक्षिप्त में अपनी बात अभी तक का जो अनुभव रहा है वो साझा करूंगा, फिर उसके बाद आप प्रश्न कर सकते हैं। अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने देखा पिछले 180 दिनों में, उसके मुताबिक ये बहुत विश्वास से कहा जा सकता है कि बिहार में बेरोजगारी और पलायन लोगों की नज़र में सबसे बड़ी समस्या है। और बेरोजगारी और पलायन सबसे बड़ी समस्या है, ये जानने समझने के लिए आपको बिहार के गांव में पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन जब आप पैदल, जो हम लोगों ने पिछले 180 दिन में जो यात्रा पूरी की है, उसके दौरान इस समस्या के विकरालता का, इसके सामाजिक पहलुओं की जो समझ है वो ज़रूर बेहतर हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहार में शायद ही कोई ऐसा परिवार है जिसको पलायन की पीड़ा न सहनी पड़ी हो। कई बार जब हम लोग पलायन की बात करते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि ये गरीबों की समस्या है। ऐसी बात नहीं है। जो गरीब व्यक्ति हैं, जिनके बच्चे यहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, वो बड़े होकर मजदूरी करने जा रहे हैं, पलायन मजदूरी के लिए कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनके लिए भी बेरोजगारी उतना ही बड़ा मुद्दा है। बहुत अच्छे परिवार, आर्थिक रूप से समृद्ध परिवारों में भी बच्चों के नौकरी जो है, रोजगार है, वो बहुत बड़ी समस्या है। और उनके लिए पलायन इस नज़रिए से समस्या है कि उनके बच्चों को अगर पढ़ना है तो उनको भी अपना घर परिवार छोड़कर बाहर ही जाकर पढ़ना है। और अगर उनमें से कुछ लोगों को नौकरी मिल भी गई तो भी वो नौकरी बिहार में नहीं लग सकती है। तो परिवार का एक यूनिट के तौर पे जो कॉन्सेप्ट है, माता पिता, माँ बाप, पति पत्नी, बाल बच्चे एक साथ रह रहे हों, ऐसा आपको बहुत रेयर दिखेगा बिहार में। जब गांव में हम लोग चल रहे हैं, शायद ही कोई ऐसा परिवार है जिसमें परिवार के तौर पर लोग साथ में रह रहे हैं। या तो बच्चे बाहर रह रहे हैं, या बूढ़े लोग इलाज के लिए बाहर रह रहे हैं, या जो जवान लोग हैं जो बाहर गए हुए हैं वो साल में 1 महीने 2 महीने के लिए घर आते हैं, बाकी टाइम उनको बाहर ही रहना है। गांव में 40 से 50% जो युवा है वो किसी न किसी वजह से या तो पढ़ाई के लिए या कमाई के लिए बाहर ही रह रहा है। ये आज के बिहार की सच्चाई है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो स्वाभाविक तौर पे यहाँ कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि को लेकर आपको बहुत बड़ी संख्या में लोग मिलते हैं, अपनी बात साझा करते हैं। तो बिहार में किसानों की जो बदहाली है, चलते फिरते लोग बताते हैं कि पहले के ज़माने में जब लोग खेती करने वाले जो लोग थे, वो 2-4-5 बरस खेती करते थे, पेट ओट काटते थे, सतुआ खाते थे, किसी तरह पैसे बचाकर 1-2 कट्ठा ज़मीन खरीदते थे। आज किसानों की स्थिति यहाँ ये है कि आप 4-5 बरस खेती करते हैं और अगर आपके घर में कोई नौकरी करने वाला नहीं है, अगर आपका कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है और कोई घर में ज़रूरत पड़ गई, किसी कोई बीमार हो गया, किसी की शादी आ गई, तो आपको 1-2 कट्ठा ज़मीन बेचना है। किसानों की ये जो बदहाली है उसकी मूल वजह जो 3 स्ट्रक्चरल जो इश्यूज है उसको आप समझिए। पहला तो बिहार में आज़ादी के बाद बिहार शायद एकमात्र ऐसा राज्य है देश में जहाँ भूमि सुधार को लेकर कोई भी ईमानदार प्रयास नहीं किया गया है। उसकी वजह से बिहार में देश भर में, पूरे देश में सबसे ज़्यादा भूमिहीन लोग रहते हैं। बिहार में 100 में 60 लोग, मतलब 60% लोग भूमिहीन हैं। देश में ये आंकड़ा है 38%। मतलब देश में 38% के मुकाबले बिहार में भूमिहीनों की संख्या 60% है। और जो 40% लोग हैं जिनके पास ज़मीन है, उनकी लैंड होल्डिंग जो है, ज़मीन की जो मालिकाना हक है, वो 2 बीघे से कम है। 100 में 40 में 35 लोगों के पास। तो जो 35 लोग खेती कर भी रहे हैं, जिनके पास ज़मीन है भी, वो ज़मीन इतनी छोटी है और खेती इतनी पारंपरिक है कि वो खेत में वही उपजा पा रहे हैं जिससे उनके बाल बच्चों का पेट भर जाए। बाकी उससे कमाई, खेती उनके लिए आमदनी और कमाई का जरिया नहीं है। तो आप एक शब्द में, ऐसे एक लाइन में समझ लीजिए कि बिहार में खेती करने वाले 100 में 5 लोगों को अगर आप छोड़ दें जिनके लिए खेती आमदनी का जरिया है, तो बाकी लोगों के लिए खेती जो है वो खाने का जरिया है, कमाने का जरिया नहीं है। या तो वो खेत में फसल उपजाकर अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं, या फिर खेत में मजदूरी करके कुछ आमदनी कर रहे हैं। लेकिन खेती करके, विशुद्ध किसानी करके आमदनी करने वालों की संख्या बहुत कम है। ये पहली बड़ी समस्या है, जमीन से जुड़ी हुई। दूसरी जो खेती को लेकर समस्या है वो जल प्रबंधन में जो कुव्यवस्था है।
बिहार में 50% जो खेती योग्य जमीन है उस पर बाढ़ वहां आता है या बाढ़ आ सकता है, बाढ़ प्रभावित है। जो बाकी 50% जमीन बच गया उसमें करीब करीब 12 से 15% अलग अलग लोगों का अनुमान है वो जल जमाव और जल नदियों के कटाव से प्रभावित है। बच गई जमीन 30-35%। ये जो जमीन है इसमें भी सिंचित भूमि की जो संख्या है, जहां एश्योर्ड इरिगेशन है, वो पिछले 10 बरस में करीब करीब 11% से कम हो गई है। मतलब आज से 10 बरस पहले अगर 100 एकड़ में नहरों से या नलकूपों के माध्यम से सिंचाई की सुविधा थी तो वो भी अब जल रख रखाव के अभाव में घट के 89 एकड़ ही रह गई है। तो ये भूमि सुधार का लागू न होना, दूसरा जल प्रबंधन की दिशा में कोई एक प्रयास, बेहतर प्रयास न होना, और तीसरी इन दोनों के बाद जो सबसे बड़ी समस्या है वो है किसानों को उनके फसलों का दाम ना मिल पाना। बिहार में पिछले 10 साल में 13% धान और 1% गेहूं ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे हम लोग यहाँ बैठ के बिहार में बात करते हैं कि पंजाब में किसान बहुत धनी है, बेहतर स्थिति में है, तो पंजाब में पिछले 10 वर्षों में 70% धान और करीब करीब 70% से ज़्यादा गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बिहार के लिए ये आंकड़ा है 13% और 1%। तो और ये सिर्फ गेहूं और धान की बात नहीं है, बिहार में किसान जो भी उपजा रहा है उसको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। एक आर्थिक जो स्टडी का अनुमान है कि बिहार में किसानों के फसलों के सही दाम न मिल पाने की वजह से हर साल करीब करीब 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का नुकसान किसानों को हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि अभी धान की कीमत है 2050 रुपये और किसान बेच रहा है अपना धान 1200 रुपये 1300 रुपये में, तो इस अगर ये सारे फसलों के लिए और सारे उपज को जोड़िएगा तो हर साल 20 से 25 हजार करोड़ रुपया का नुकसान किसानों को हो रहा है। ये जो 3 बड़ी समस्या है, भूमि सुधार का लागू न होना, जल प्रबंधन की व्यवस्था नहीं होना और फसलों के दाम नहीं मिल पाना, यही वजह है कि बिहार में खेती किसानी करने वाले लोगों की स्थिति बदहाल बनी हुई है। इसके अलावा जब हम लोग पदयात्रा में चल रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर लोग अलग अलग तरह की तात्कालिक समस्याओं के बारे में भी बात करते हैं। उसमें सबसे बड़ी जो समस्या अभी पिछले कुछ महीनों से बिहार में है वो है यूरिया की कालाबाजारी, जिसमें 277 रुपये का यूरिया 800, 900, 600 रुपये में लोगों ने खरीदा है। कुछ जगहों में डिपेंडिंग ऑन कि आप किस ब्लॉक किस प्रखंड में घूम रहे हैं, लोग जंगली जानवरों से जो परेशानी है उसकी भी चर्चा करते हैं, चाहे वो नीलगाय की बात हो, जंगली सुअरों की बात हो, हर अलग अलग एरिया में। लेकिन ये तात्कालिक समस्या है, मैं इनको इसलिए कह रहा हूँ, इसको मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि नीलगाय की वजह से किसानों की हालत खराब है। कुछ इलाकों में जरूर नीलगायों की बहुत बड़ी समस्या है, कुछ जगह पे बंदरों की समस्या है, कुछ जगह पर जंगली सुअरों की समस्या है, अलग अलग इलाकों में इस तरह की समस्या है। लेकिन तात्कालिक समस्या को मैं 2 भाग में बांटूंगा। एक जो यूरिया और बीज की कालाबाजारी है, और यूरिया की कालाबाजारी को लेकर जो हम लोगों ने देखा कि जो पंचायत, जो प्रखंड नेपाल के सीमा से लगते हुए हैं, वहां पर कालाबाजारी उतनी ज़्यादा है। उसकी एक वजह है कि नेपाल में लोग बता रहे हैं कि यूरिया 1400 से 1600 रुपये में बिक रहा है। तो यहाँ से सबसे आसान तरीका है, बिहार के लिए जो यूरिया आया है उसको नेपाल की ओर पार कीजिए और पैसे कमा लीजिए। इसी वजह से एक वजह वो है यूरिया की किल्लत का। दूसरी वजह यह है कि यूरिया का बड़े पैमाने पर गैर कानूनी अवैध शराब बनाने में भी प्रयोग हो रहा है। इन दोनों वजहों से लोगों को यूरिया मिल नहीं रही है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों ने रोजगार पलायन के बाद कृषि, और इसके बाद सबसे बड़ी समस्या है बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। ये बात भी करीब करीब हर व्यक्ति मान रहा है बिहार में कि पिछले 5-7 सालों में शिक्षा व्यवस्था बिहार में बहुत सुदृढ़ कभी नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत भी जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वो भी पिछले 5-6 सालों में पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। विद्यालयों के लिए उत्क्रमित विद्यालयों का एक जाल बिछाया गया है। जो विद्यालय प्राथमिक थे उनको उच्च बना दिया, मध्य बना दिया गया, मध्य को उच्च बना दिया गया। इस बात की चिंता नहीं की गई कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, शिक्षक हैं कि नहीं, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था है कि नहीं। और पूरा जो शिक्षा का यहाँ तंत्र है उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के कंधों पर है। नियमित शिक्षकों की बहाली रोक दी गई। उसकी वजह से जो शिक्षकों की गुणवत्ता में कमी आई है, जो इसकी समाज में आप बहुत चर्चा सुनते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि सिर्फ शिक्षकों की गुणवत्ता की कमी की वजह से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त नहीं हुई है।
शिक्षा व्यवस्था के बिहार में ध्वस्त होने के मूल में जो बात है वो है विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों और बच्चों का समायोजन न होना। मतलब जहाँ पर बिल्डिंग है, जहाँ पर विद्यालय बने हुए हैं, वहाँ पर सही संख्या में शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे ही नहीं है। समाज की नज़र में भी जो स्कूल है वो खिचड़ी बांटने के सेंटर बन गए हैं। पढ़ाई के नज़र से ना उसको शिक्षक देख रहे हैं, ना उसमें पढ़ने वाले बच्चे देख रहे हैं। सबके लिए वो खिचड़ी बांटने का और कुछ सरकारी योजनाओं के वितरण का केंद्र बन गया है। जो कॉलेज हैं यहाँ पर, कुछ लोग को ऐसा लगता है कि खाली शिक्षक की वजह से ये स्थिति खराब है। तो मैं उनको उदाहरण देता हूँ यहाँ के कॉलेजेस का। कॉलेज तो शिक्षा मित्र या नियोजित शिक्षक नहीं चला रहे। कॉलेज में तो बढ़िया बिल्डिंग पहले से बनी हुई है, बड़े बड़े कैंपस बने हुए हैं, वहाँ पर शिक्षक भी नियमित हैं। बच्चों की भी संख्या 10,000, 12,000, 15,000 एक एक कॉलेज में है, लेकिन पढ़ाई वहाँ पर भी नहीं हो रही है। कॉलेज का यहाँ कॉलेजेस की हालत ये है कि बच्चे एक बार नामांकन कराने जाते हैं, एक बार एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा देने और तीसरी बार डिग्री लेने। तो कुल मिला जुलाकर स्कूलों से खिचड़ी बट रही है, कॉलेज से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रही है। यही वजह है कि बिहार में डिग्री धारक अशिक्षितों की संख्या शायद इतनी बड़ी है। मैं ऐसा समझता हूं कि नीतीश कुमार जी का, जो स्वयं से पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके शासनकाल का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो उनके रहते हुए बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना ये सबसे काला अध्याय होगा। ऐसा इसलिए कि कल हो के अगर एक अच्छी सरकार आ जाए, सड़क टूटी हुई है तो सड़क बन सकता है, नहर में पानी नहीं है तो नहर में पानी कल आ सकता है, लेकिन जो 2 पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़ के निकल गई, अब जीवन भर एक अच्छी सरकार आ भी जाए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था बन भी जाए, तो भी उनको जीवन भर अपने पूरे समाज में शिक्षित वर्ग के पीछे ही चलना पड़ेगा। ये 3 समस्याओं के साथ साथ मैं केंद्र सरकार की 4 योजनाओं के बारे में आपको बात करूंगा। केंद्र सरकार की जो 4 सबसे बड़ी योजनाएं यहाँ चल रही हैं, उसमें सबसे प्रमुख है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलने की बात कही गई है। बिहार में हर जगह लाभार्थियों को 5 नहीं, सिर्फ 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। ऐसा इसलिए कि जो अनाज आ रहा है प्रखंड के स्तर पर लोग बता रहे हैं कि 15,000 से 25,000 क्विंटल के आसपास हर महीने अनाज आता है लोगों में वितरण के लिए। इसमें व्यवस्थित तरीके से 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जनप्रतिनिधि और अफसर मिलकर पैसा काट रहे हैं। और इसमें ज़्यादातर जगहों पर लोग बताते हैं कि विधायकों का भी बाजाप्ता हिस्सा है। हर महीने 40 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो घूस काट भ्रष्टाचार के तौर पर लोग पैसा काट रहे हैं, उसी वजह से लाभार्थियों को 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही मिल पा रहा है। दूसरी केंद्र सरकार की बहुत बड़ी योजना जो चली वो है स्वच्छ भारत अभियान का, शौचालय बनाने का अभियान। मैं 180 दिन से पैदल चल रहा हूँ और करीब करीब 2000 गांव में पैदल चल के गया। मैं आपको बिल्कुल विश्वास से ये कह सकता हूँ कि बिहार के ज़्यादातर गांवों में आज भी खुले में शौच जीवन की सच्चाई है। शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां हम लोग नाक पर गमछा बांधे बगैर निकल जाएं, ऐसा संभव नहीं है। दोनों ओर खुले में शौच पड़ा हुआ है। लोग बताते हैं कि इस स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनने वाले शौचालयों में 2000 प्रति शौचालय के दर से अधिकारियों ने पैसे लिए हैं, और शौचालय बना या न बना, उसका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोगों को, लाभार्थियों को 10,000 रुपये, 9,000 रुपये जारी किए गए। इसी वजह से ये स्वच्छ भारत अभियान जमीन पर बिल्कुल विफल है। बिहार में ODF सर्टिफिकेट जो जारी किए गए हैं वो जनप्रतिनिधियों और अफसरों ने मिलकर आपस में बैठकर उन्होंने साइन कर दिया, जमीन पर वो कहीं ODF है नहीं। तीसरी जो बड़ी योजना केंद्र सरकार की चल रही है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको पहले इंदिरा आवास योजना कहते थे। जब हम लोग पैदल चल रहे हैं तो ज़्यादातर जगहों पर हम लोग को इंदिरा आवास के लाभार्थी ही मिलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी बहुत कम संख्या में हैं। उसकी जो पूरी प्रक्रिया है, ग्राम सभा को जो ताकत दी गई थी पहले कि आप ये तय करेंगे, 2001 के दौर में, 2001 के बाद जो एक व्यवस्था बनी थी कि ग्राम सभाओं को ताकत दी गई थी कि किसको आवास की ज़रूरत है। ग्राम सभा जहाँ एक तो हो नहीं रहा है, कहीं जहाँ पर हो भी रहा है उन्होंने सूची बनाई भी है, उसको भी कोई पूछने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों को 20,000 से 40,000 रुपये तक घूस देना है, तभी आपको ये घर मिलेंगे।
उसमें बाजाबता पूरी प्रक्रिया बनी हुई है। नाम लिखने के लिए 1000 रुपया, फोटो के साथ नाम भेजने के लिए 2000 रुपया, पहली किस्त में कितना पैसा, दूसरी किस्त में कितना पैसा, ये पूरी व्यवस्था बनी हुई है। घर बनाने की व्यवस्था हो या ना हो, उसमें से पैसा लेने की व्यवस्था बहुत बढ़िया बनी हुई है। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं, कई पंचायत ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, वहां पर भी लोगों को 20 से 25 हजार रुपया तो घूस का देना ही देना है। जहां जनप्रतिनिधि पैसा ले रहे हैं वहां 30 से 40 हजार रुपये तक लोगों को देना पड़ रहा है। तो 1,40,000 के एवज में आपको 1 लाख से 1,10,000, 1,15,000 रुपया ही मिल पा रहा है। चौथी जो बड़ी योजना है जिसने मुझे बहुत आश्चर्यचकित किया है, वो है मनरेगा का जमीन पर न होना। केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए की ये योजना, मेरा अपना अनुमान था कि जब मैं बिहार में जाऊंगा तो मुझे मनरेगा के सक्रिय काम बहुत जमीन पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ गरीबी बहुत है, लोग भूमिहीन हैं, लोगों की बेरोजगारी है, मजदूरी के लिए लोग विदेश भर में पलायन करते हैं। अभी तक 180 दिन में मुझे मनरेगा का कोई सक्रिय काम दिखा ही नहीं है। लोग रास्ते चलते ये दिखाते हैं कि ये पेड़ मनरेगा के तहत लगाया गया है, कुछ लोग बताते हैं कि ये आंगनवाड़ी सेंटर बनाया गया है या ये मिट्टी भरवाई गई है, लेकिन सक्रिय कार्य से मेरा मतलब है जहां मैं चलते हुए ये देख सकूं कि ये 10-20 मजदूर या लोग लगे हुए हैं, मनरेगा के अंतर्गत ये काम हो रहा है। ये आंकड़ों में भी आपको दिखेगा। पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन था 39%। मतलब अगर हम लोग 100 रुपया केंद्र सरकार से ला सकते थे मनरेगा के तहत अपने लोगों की मदद के लिए, तो 100 की जगह सिर्फ 39 रुपया ही हम लोग लेकर आए। 61 रुपया, 61 रुपये तो हम लोग लेकर ही नहीं आए। और जो 39 रुपया मनरेगा में आया उसमें पीसी का दर है 40%। सारे योजनाओं में, केंद्र और राज्य की योजनाओं में सबसे ज्यादा पीसी का दर लोग मनरेगा में बताते हैं, जिसमें 40 से 50% पैसा काटा जा रहा है। तो ये 4 केंद्र सरकार की बड़ी योजनाओं की वस्तु स्थिति है। अब जो राज्य सरकार की योजनाएं चल रही है, मैं उसको संक्षिप्त में वो बता देता हूँ। राज्य सरकार की ज्यादातर जो विकास की योजना है वो 7 निश्चय के अंतर्गत लोग नीचे जानते हैं। 7 निश्चय की जो सबसे बड़ी योजनाएं थी उसमें पहला था बेरोजगार युवाओं को भत्ता। 18 से 35 साल के हर बेरोजगार बिहार के युवा को हर महीने 1,000 रुपये की सहायता मिलनी चाहिए थी। इस योजना को न शुरू किया गया न कहीं लागू किया गया। अभी तक मुझे इसका कोई लाभार्थी मिला नहीं। पत्रकार बंधु भी इस पर कोई सवाल नहीं करते हैं। दूसरी एक बड़ी योजना थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की, जिसमें यह अनुमान लगाया गया था कि 12वीं से आगे की पढ़ाई के लिए, चूंकि बहुत गरीबी की वजह से बहुत सारे बच्चे, परिवार उनकी इस स्थिति में नहीं होते हैं कि बच्चों को पढ़ा सके, इसलिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की परिकल्पना की गई थी। उस समय का अनुमान था कि बिहार में कोई 1-1.25 करोड़ बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। आज जो सरकारी आंकड़े हैं वो भी बता रहे हैं कि पिछले 8 वर्षों में 10 लाख से कम लोगों को इसका लाभ मिला है। जब हम लोग गांव में चल रहे हैं तो इक्का दुक्का ही कोई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभार्थी मिलता है। ज्यादातर लोग मानकर चल रहे हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। 2 योजनाएं जिसकी चर्चा खूब होती है और आप लोग भी बात करते हैं 7 निश्चय के अंतर्गत, वो है हर घर नल के जल की योजना और नालियों और गलियों के पक्कीकरण की बात। नल जल योजना में सरकार का दावा है, जो उनके वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है, उनका दावा है कि 70% नल जल योजना चल रही है। मैं समझता हूं कि 70% नल जल योजना चल नहीं रही है, बंद पड़ी हुई है। कुछ जिलों में जैसे पश्चिम चंपारण में, शिवहर में तो करीब 90% नल जल योजना काम नहीं कर रही है। लेकिन पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और छपरा में मेरा अनुभव है कि 10 में 7 योजना नहीं चल रही है, 3 या 4 चल रही है। नल जल योजना बनाने में जो तकनीकी परेशानी है, भ्रष्टाचार हुआ है, वो तो अलग बात है। लेकिन जो एक सबसे बड़ी समस्या मुझे जमीन पर दिखी वो है इन योजनाओं के जमीनों का मालिकाना हक। क्योंकि जब योजना बनाई गई है तो जो वार्ड सदस्य उस समय जीता हुआ था, ज्यादातर जगहों पर उन्होंने अपने या अपने रिश्तेदारों के जमीन पर ये योजना बनवा दी। अब जब वो वार्ड सदस्य हार गया है तो अब वो हर जुगत लगा रहा है कि किसी भी तरीके से योजना चलने ना पाए। कई जगहों पर लोगों से जमीन इसलिए लिया गया है कि लोगों को बताया गया या उनकी समझ में आया कि हमारे जमीन में अगर ये योजना चलने लगेगी तो हमारे घर में किसी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अब स्वाभाविक तौर पर नौकरी मिली नहीं है तो वो लोग अब उस योजना को चलने नहीं दे रहे हैं।
मुझे कम से कम 20 जगहों पर ऐसे भी नल जल योजना मिले जहाँ पर लोगों ने इसमें बाकायदा ताला चाबी लगा दिया है और वो शादी उदी में जिनको पानी की जरूरत होती है वो नल जल योजना का पंप चलाकर पानी का व्यापार कर रहे हैं। ये हालत है अभी नल जल योजना की जमीन पर। नाली गली की योजना जो 7 निश्चय की सबसे बड़ी योजना थी, बहुत कम लोगों को ध्यान है, जब ये योजना बनाया गया था तो उस समय अनुमान था कि सबसे ज्यादा 2015 से 2025 के बीच में, 2015 से 2020 के बीच में 5 वर्षों में नालियों और गलियों के पक्कीकरण पर 80,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। उस समय की सोच ये थी कि हर घर के से जो पानी निकलता है उन नालियों का पक्कीकरण किया जाएगा। इन नालियों को एक बड़े नाले से गांव में जोड़कर पानी के निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी। ये नाले खुले न रहें इसलिए सारे गलियों का पक्कीकरण किया जाएगा। जैसी व्यवस्था ड्रेनेज की आप सीवेज सिस्टम या ड्रेनेज की शहरों में देखते हैं, ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी। गांव में जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने ये पाया कि घरों के नालियों के पक्कीकरण की तो कहीं कोई बात ही नहीं है। रोड के किनारे कुछ बड़े बेतरतीब तरीके से बनाए हुए नाले जरूर दिखते हैं। इन नालों को ना घरों के नालियों से जोड़ा गया है, ना इन नालों में आने वाले पानी के निस्तारण की कोई व्यवस्था की गई है। परिणाम ये हुआ है कि सड़कों के किनारे बनाए गए ये बड़े नाले जो ज़्यादातर जगहों पर खुले हुए हैं, वो एक तरह से गांव का कूड़ेदान हो गए हैं। वहाँ उसमें पूरी गंदगी भर गई है, बालू मिट्टी पुआल भर गया और वो नाले जो हैं वो कूड़ेदान में परिवर्तित हो गए। ये केंद्र राज्य सरकार की जो बड़ी 7 निश्चय की योजनाएं हैं उसकी जमीनी हकीकत जो हमने देखा, 2 विषय जिसको हम लोग मानते हैं, चर्चा भी करते हैं बिहार में लोग, जहां सुधार दिखा है वो है बिजली और सड़क। निश्चित तौर पर जहां पर भी हम लोग गए हैं वहां बिजली आ गई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अभी तक जहां पर भी मैं गया हूं बिजली हर जगह दिखी है। लेकिन बिजली के आने के साथ साथ समाज के स्तर पर लोग ये भी बता रहे हैं कि बढ़े हुए और गलत बिल का आना एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण है। ज़्यादातर लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि बिजली का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है या गलत आ रहा है। मुझे रास्ते चलते हुए 2000 से 1.25 लाख रुपए तक का बिल लोगों ने दिखाया है। हर गांव में 20, 30, 40, 50 लोग ऐसे हैं जो बिजली बिल के गलत होने के कारण लोक अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं या उनका कनेक्शन काट दिया गया है तो कटिया फंसाकर बिजली जला रहे हैं। ये आज नहीं तो कल बिहार में एक बड़ी सामाजिक आर्थिक समस्या के तौर पर उभर कर आने वाला है, क्योंकि लोग नीचे बहुत ज़्यादा इसकी वजह से परेशान दिख रहे हैं। दूसरी एक जो बात मैंने बताई जिसमें सुधार दिखा है वो निश्चित तौर पर सड़क है। नेशनल और स्टेट हाईवे में सुधार है, ये सबको दिख रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ग्रामीण सड़कों की हालांकि जहाँ तक बात है, वहाँ पर गांव के अंदर की जो सड़क है वो हालत करीब करीब वही है जो लोग बताते हैं लालू जी के ज़माने में थी। लालू जी के जंगल राज के ज़माने में ग्रामीण सड़कों की स्थिति और आज की ग्रामीण सड़कों की स्थिति में बहुत फर्क नहीं है। गांव में जो सड़क बनाए गए हैं या तो 5 साल, 8 साल, 10 साल पहले बनाए गए हैं जो टूट गए हैं, या फिर जो अब नई सड़क बन रही है उसमें भ्रष्टाचार इतना है कि वो बना पिछले साल और आज टूटने लगा है। ग्रामीण सड़कों की स्थिति बदहाल है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अभी तक का अनुभव मेरा ये रहा है कि शिवहर में मुझे सबसे ज़्यादा खराब स्थिति में रोड दिखे, उसके बाद पश्चिम चंपारण में कहूँगा, उसके बाद सिवान के भी कुछ इलाकों में बहुत रोड की हालत खराब है। स्वाभाविक तौर पर जहाँ बाढ़ की संभावना है, जैसे पूर्वी चंपारण के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कुछ मिला जुला के ठीक है, लेकिन सुगौली का जो एरिया है जहाँ बाढ़ आता है वहाँ बिल्कुल ग्रामीण सड़क का कोई नामो निशान नहीं है। छपरा में भी ग्रामीण सड़क की स्थिति बदहाल है। मैं इसको पश्चिम चंपारण और शिवहर से बेहतर नहीं बताऊंगा। मैं जितने प्रखंडों में घूम कर आया हूँ, 1 या 2 प्रखंड को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे प्रखंडों में ग्रामीण सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। इसके अलावा 2 और बात जो मुझे नई सुनने को मिल रही है पिछले 2-3 महीने से, वो है बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति। जब मैंने चलना शुरू किया था अक्टूबर से, तो लोग दबे जुबान में सही लेकिन ये बताते थे कि महागठबंधन की सरकार बनी है और उनके मन में एक आशंका थी कि शायद कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ हो सकती है, खराब हो सकती है। पिछले 2-2.5 महीनों से सिवान के बाद से मैं जो सुन रहा हूँ, लोग हर दिन आकर बताते हैं डकैती, अपहरण, मारपीट, लूटपाट की घटनाओं, बढ़ती हुई घटनाओं का जिक्र करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर मैं पिछले 2 महीने से सुन रहा हूँ। शायद ये सिवान और छपरा का मामला है, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन इन 2 जिलों में मैंने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को कानून व्यवस्था की बात उठाते हुए, उसकी चिंता करते हुए लोगों से मैंने सुना है।
इसके अलावा जो सामान्य बातें हैं कि बिहार में स्वास्थ्य की सेवाएं ध्वस्त हैं, रोजगार की सुविधा नहीं है, फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, ये तो रोजमर्रा की बातें हैं, आप लोग सब जानते ही हैं, तो मैं उस पर कोई विशेष टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। आपके अगर कोई सवाल है तो आप सवाल कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्लान है बिहार को बेहतर बनाना, बिहार के लोगों को मजबूत करना। सर ये कैसे होगा? बिल्कुल कैसे होगा, ये ठीक बात आपने कहा। जो हम लोग की जो सोच है कि ये कैसे होगा, वही पदयात्रा के उद्देश्य है। ये होगा तब जब समाज में इस बात की चेतना होगी कि जो आपकी हमारी परेशानी है, आपको उसी पर वोट करना चाहिए। आपकी परेशानी है आपके बच्चों की पढ़ाई, आपकी परेशानी है आपके बच्चों की बेरोजगारी, लेकिन जब आप वोट करते हैं तो आप वोट जाति पर, धर्म पर, भारत पाकिस्तान, पुलवामा, चाइना, मोदी जी को देखकर वोट करते हैं। तो हम लोग पदयात्रा के जरिए, जो मेरा पहला उद्देश्य है कि समाज को ये बताया जाए कि जो आपकी परेशानी है, जो आप जानते हैं, जिसको आप भोग रहे हैं, उस पर ही आप वोट करें। अपने बच्चों के चेहरे को देखकर उनके शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें। दूसरी बात यह है कि अगर लोग समझ भी जाएं और वो ठीक तरीके से वोट करें भी, तो उनके पास एक सशक्त और बेहतर विकल्प होना चाहिए। और हम लोग की ये सोच है कि वो विकल्प किसी व्यक्ति और परिवार का नहीं होना चाहिए, किसी जाति विशेष का नहीं होना चाहिए, वो विकल्प समाज का होना चाहिए। इसीलिए पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य ये है कि समाज की मदद से एक नई राजनीतिक विकल्प की व्यवस्था की जाए, ताकि इसमें समाज के सभी लोग मिलकर एक दल बनाएं और उसको मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से चलाएं। और तीसरी बात, अगर लोग तैयार भी हो जाए, एक बेहतर विकल्प बन भी जाएं, वो चुनकर आ भी जाएं, तो उनके पास बिहार को विकसित या समृद्ध बनाने का एक सोची समझी बेहतर योजना होनी चाहिए। तो पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य है कि जमीन से विषयों को समझकर, सारे सुझावों को एक साथ समाहित करके अगले 10 साल में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराने की एक सोची समझी रणनीति बनाई जाए, एक योजना बनाई जाए। इन तीनों चीज़ों के समायोजन से लोगों में जन चेतना से, जन जागृति से, कि लोग अपने बच्चों के चेहरे को देखकर उनके शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दें, सही लोगों का एक राजनीतिक विकल्प बने, और तीसरा उनके पास काम करने के लिए एक सोची समझी रणनीति और एक योजना हो। इन तीनों चीज को एक साथ लाकर ही बिहार को सुधारा जा सकता है। चुनाव से पहले तो सब कोई करता है, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद सब कोई फिसल जाते हैं। और आपको भी अगर आने वाले चुनाव में अगर कुर्सी मिल भी गया, बिहार की जनता ने आपको दे ही दिया, तो आप भी वही करेंगे जो लालू जी और नीतीश कुमार जी करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ये आपका स्टेटमेंट है कि आपका सवाल है? सवाल है। तो सवाल है तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर हम पर भी आप भरोसा करेंगे तो ये संभव है कि आपको धोखा मिले। इसीलिए जनसुराज में प्रशांत किशोर ने कोई दल नहीं बनाया है, प्रशांत किशोर ने अभी तक कोई वादा नहीं किया है। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि अगर आपको सुधरना है तो आप अपने लिए खड़ा कीजिए। आप पत्रकार हैं, आप वहाँ कुर्सी पर बैठ जाइएगा तो आप भी धोखा कर सकते हैं। लेकिन अगर सारे लोग वहाँ पर बैठे रहेंगे, सबकी सरकार होगी, सब तो एक दूसरे को नहीं, अपने आप को धोखा नहीं देंगे, तो आप भी उसमें शामिल रहिएगा। तो ये सुनिश्चित कीजिएगा कि धोखा ना हो आपके साथ। देखिए, पहले तो आंकड़ों की बाजीगरी दैनिक जागरण को ज्यादा है, चूंकि आप लोग बहुत बड़े पत्रकार समूह से आते हैं, तो आपको 300-400 करोड़ तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे 3-4 रुपए की बात कर रहे हैं। 300-400 करोड़ रुपया कितना होता है, बिहार में बहुत कम लोग हैं जिनको उसका अंदाजा भी होगा कि 300 करोड़ रुपया होता कितना है। आपने कह दिया कि पदयात्रा पर 300-400 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अगली बार जब आप नीतीश कुमार और तेजस्वी से मिलेंगे तो ये, और या किसी भाजपा के नेता से मिलेंगे, तो मेरा आपसे अनुरोध ये होगा कि जरूर उनसे पूछिएगा कि 300-400 करोड़ अगर पदयात्रा पर खर्च हो रहा है तो उनकी पार्टियों को चलाने पर कितना खर्च होता है और वो पैसा आता कहाँ से है। मैं चाहूँगा कि दैनिक जागरण उनके जवाब को भी छापे। अगर आपका सवाल ये है कि पदयात्रा करने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो वो मैं उसका जवाब आपको दे देता हूँ। कितना पैसा आ रहा है हमको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और ना आपका कोई उसका हक है पूछने का, क्योंकि आप कोई भी फिगर ऐसे डाल दिएगा 300-400 करोड़ रुपया,
300-400 करोड़ रुपया तो हमने जिंदगी में देखा नहीं है। आपको पता होगा तो आप सवाल पूछ रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि राजनीति की बात नहीं कर रहे। किसने कहा? मैं पहले दिन जब 2 मई 2022 को आकर यहाँ घोषणा की है, तभी मैंने कहा है कि ये समाज के जरिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है। राजनीति शब्द उसमें शामिल है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि दल बनाने का तरीका जो आप जानते समझते हैं, उससे अलग तरीके से दल बनाया जाएगा। इसमें कोई एक नेता, कोई एक व्यक्ति आकर दल नहीं बनाएगा, बल्कि समाज के लोग मिलकर दल बनाएंगे। अब आपको वो बात समझ में आती नहीं है तो आप अपने हिसाब से कहते हैं, अरे भैया दल तो बनबे न करेगा, खाना तो बनबे न करेगा, लेकिन खाना आप कैसे बनाते हैं इस पर निर्भर करता है ना। खाना तो सब बना रहे हैं। आपने कहा कि जन सुराज के समर्थन से एमएलसी प्रत्याशी आ गए, तो भैया यहाँ पर मैं रोज अपने मन से कहता हूँ कि बिहार तब सुधरेगा जब हजारों अच्छे लड़के वार्ड सदस्य जीत कर आएंगे, मुखिया सरपंच बन कर आएंगे। तो मुखिया सरपंच और वार्ड सदस्य तो किसी दल पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन जन सुराज की मुहिम ही यही है कि आप अगर पत्रकार हैं, कल आप सोचते हैं कि आप जिला परिषद बन के या मुखिया बनकर समाज की सेवा कर सकते हैं, तो आप लड़िए, जन सुराज आपकी मदद करेगा। ये कोई आप डिस्कवरी करके नहीं लाए हैं, आपकी खोजी पत्रकारिता का यह नतीजा नहीं है कि आप कोई ढूंढ कर लाए हैं सनसनीखेज खबर बनाने के लिए। जन सुराज से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, समाज का जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जो अपने आप को सही व्यक्ति समझता है, वो चुनाव की प्रक्रिया में आए तो जन सुराज इस प्लेटफॉर्म से उसकी मदद के लिए खड़ा होगा, ताकि वो लोग जीत कर आए। हम लोग ये मान कर चलते हैं कि राजनीति है वो विधायकों और विधायकों के लड़कों का प्रिरोगेटिव नहीं है कि खाली विधायक और मंत्री का लड़का ही विधायक बनेगा, ऐसा आप समझते हैं। आप दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, आपने लिखा कि भाजपा ने अभी जो अपना अध्यक्ष बनाया है, उनके पिताजी शकुनी चौधरी, ये पहले आरजेडी में थे, उसके बाद बेचारे नीतीश कुमार के सरकार में थे, उसके बाद मांझी जी के भी सरकार में थे, अब भाजपा का भी चेहरा उन्हीं के लड़के बनेंगे। अब पूरे बिहार में सिर्फ विधायक और विधायक के लड़के ही बचे हुए हैं। यही बात हम लोग रोज उठा रहे हैं कि लोग आप समझते हैं कि आप परिवर्तन ला रहे हैं नेताओं को हरा के। मैं कह रहा हूं कि नेता तो वही है, सिर्फ उसका दल और उसके झंडे का रंग बदला हुआ है। जो लोग पहले लालू जी के साथ थे वही उछलकर नीतीश कुमार के साथ आ गए, वही लोग उछलकर भाजपा में आ गए, तो उसमें नया क्या है? तो बिहार में नेताओं और नेताओं के परिवारों का जो राजनीति पर वर्चस्व है, एकाधिकार है, उसको तोड़ना जन सुराज का एक मुख्य उद्देश्य है। तो जो लोग भी जन सुराज के अभियान से जुड़े हुए हैं, वो एमएलसी लड़े, एमएलए लड़े, एमपी लड़े, विधायक मुखिया लड़े, हर जगह हम उनके साथ खड़े हैं। हम रोज गांव-गांव में जाकर कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ने की चिंता छोड़कर आइए, राजनीति में आइए, अपने बच्चों के लिए आइए, जन सुराज आपकी मदद करेगा। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? एक सवाल सर मेरा है, मैं न्यूज़ नेटवर्क से सर, ये बिहार में पद यात्रा का मिशन क्या है सर? अरे भैया, मिशन अभी तो बताया आपको कि मिशन क्या है। मिशन ये है कि 50 बरस से जो हम लोग जिस दुर्दशा में जी रहे हैं, इससे अगर निकलना है तो नेताओं के भरोसे, दलों के भरोसे नहीं होगा। जब तक समाज में जागृति नहीं आएगी, चेतना नहीं आएगी, आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं करेंगे, तब तक बिहार सुधर नहीं सकता है। आप 500 रुपया लेकर मुखिया के चुनाव में वोट दीजिएगा और ये अपेक्षा रखिएगा कि मुखिया आकर ईमानदारी से काम करे, ये संभव नहीं है। जब तक आप अपना विचार व्यवहार नहीं बदलेंगे, तब तक सही लोगों को आप चुन नहीं पाएंगे। जब सही लोग चुन कर नहीं आएंगे तो अच्छी राजनीति नहीं होगी, अच्छी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन बिहार को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? मैं अगले 10 साल में बिहार को देश के 10 अग्रणी और समृद्ध राज्यों में देखना चाहता हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ, उन बेवकूफ़ों में नहीं हूँ जो ये खड़ा होकर कहता है कि मैं बिहार को नंबर 1 बना दूंगा। जो लोग भी ये कहते हैं उनको वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं है। बिहार में एक आप आंकड़ा ले लीजिए, प्रति व्यक्ति अभी आय है 35,000 रुपये। देश में जो नंबर 1 राज्य हैं वहाँ प्रति व्यक्ति आय है 2 लाख रुपये। तो अगर आप कुछ भी कर दें तो अगले 10 साल में 35,000 2 लाख रुपये नहीं हो सकता है। और अगर आप 2 लाख तक पहुँच भी जाएँ तो 2 लाख रुपये प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कोई बैठा तो नहीं रहेगा, वो भी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जितनी भी मॉडलिंग हम लोगों ने करी है, विशेषज्ञों से बात करी है, जो योजना हम लोग बना रहे हैं, उसमें बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में जरूर लाया जा सकता है। अगर 10 अग्रणी राज्य में भी आ गए तो बिहार में आज जो 35,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय है, ये करीब करीब 10 बरस के बाद बढ़ के 3,20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। 10 गुना, 8 गुना, 10-15 गुना अभी से अगर आपका ग्रोथ होगा, तब आप टॉप 10 में आएंगे। टॉप पर पहुंचना तो बहुत आगे की बात है, क्योंकि पिछले 60-65 बरस से हम लोग पीछे छूटते जा रहे हैं और इतने पीछे चले गए हैं
कि अब एक दिन में आप नंबर 1 नहीं बन सकते। लेकिन सर आप राजनीति में कितने दिन से हैं? राजनीति में कितने दिन से हैं? 2 मई 2022 को आकर हमने घोषणा की है और तब से हम बिहार में ये काम कर रहे हैं। इसके पहले भी तो आप राजनीति में थे, किसी न किसी पार्टी के साथ। बिल्कुल थे। फिर भी आज आपको बिहार क्यों याद है? बिल्कुल, जब हमारी क्षमता होगी। आज आप पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं? जब पढ़ाई कर लिए होंगे, पत्रकारिता की डिग्री मिल गई हो, किसी ने नौकरी दी हो, तभी तो पत्रकारिता कर रहे हैं। जब पैदा हुए उसी दिन पत्रकारिता क्यों नहीं करने लगे? भाई जब हमको बता रहे हैं, आप घबराइए नहीं। हम कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लड़के हैं नहीं। हमारी जब पहचान होगी, हमारी जब क्षमता होगी, तभी तो हम आकर प्रयास करेंगे। हम मुख्यमंत्री के लड़के तो है नहीं कि पैदा हुए और हमने दावा ठोक दिया कि अब हम ही बिहार के नेता हैं, बिहार के लोग को हमको जानना सुनना समझना चाहिए। आज आप जाते हैं तेजस्वी यादव का इंटरव्यू लेने, तेजस्वी यादव यहाँ आएंगे तो आप जाइएगा दौड़ के। क्यों जाइएगा? क्योंकि वो लालू यादव के लड़के हैं। अगर कोई उन्हीं के उम्र का लड़का, 30-32 साल का कोई यादव समाज का लड़का या कोई दूसरे वर्ग का लड़का जो 10वां पास नहीं किया है और बिहार में राजनीति करना चाहता है, वो अगर आपको बुलाएगा पत्रकार वार्ता के लिए तो आप जाइएगा? आप तो उसको पूछिएगा भी नहीं। तो आप या समाज उन्हीं लोगों से बात करता है, उन्हीं लोगों की बात सुनता है जिनकी कुछ पहचान हो। मेरी वो जो मैंने 10 साल काम किया है, मेरी वही पहचान है। किसी का गला नहीं काटा है, चोरी बदमाशी नहीं की है, ईमानदारी से, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपने पराक्रम से, अपने परिश्रम से अपने लिए जगह और नाम बनाया है। जब मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास वो क्षमता आ गई है, मेरे पास वो अनुभव आ गया है कि मैं अपने राज्य के लिए कुछ प्रयास कर सकता हूँ, तो मैं वापस आया हूँ और 2 मई 2022 से आकर इस काम को शुरू किया है और ईमानदारी और शुद्धता से करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब कितने दिन से राजनीति में हैं, कितने दिन से नहीं है, ये घोषणा आपको ज़्यादा पता होगा। लेकिन सर हम लोग सुनते हैं कि अब बहुत दिन से कभी भाजपा को भी जिताए, नीतीश जी को भी जिताए, मुलायम सिंह को भी जिताए। सवाल क्या है आपका? सवाल है कि अब बहुत दिन पहले से और जिस पार्टी के साथ जुड़ते हैं उसको जिताते हैं। हाँ, तो ये तो बात सबको मालूम है। इसमें मतलब सवाल क्या है आपका? भाई 2001, मैं आपको आपकी जानकारी ठीक कर देता हूँ। आप 2-3 ही नाम बता रहे हैं। 2011 से लेके 2021 तक मैं 11 चुनाव से जुड़ा रहा हूँ और देश के बहुत बड़े बड़े नेताओं और दलों के साथ काम किया है और जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिली, जहाँ पर भी काम करने का अवसर मिला, वहाँ काम किया है। इसमें नई बात आप क्या बता रहे हैं? ठीक है भैया, बहुत बहुत सवाल है सर, आपने जो भी सर आज मतलब जो भी आपने बताया केंद्र और बिहार की जो योजना चल रही है सर, आपने बिल्कुल कोई हवाई बात नहीं करी। आपने जो भी बताया वो 100 आने सत्य है। जो कमीशन की आपने बातें करी, जो डीलर अनाज कम देता है वो हकीकत है सर। स्थानीय जमीनों से क्या आपने बातें करी? एक स्थानीय सवाल है, एज छपरावासी होने के नाते पीके से हम क्या आशा रखें कि हम जिस यहाँ छपरा जिस नाम से जाना जाता था उद्योग के लिए, चीनी मिल कुछ रुपये लगा है, लेकिन वहाँ स्थानीय लोग कुछ नहीं मिला। जैसे मठौरा में आपका रेलवे प्लांट लगा, फिर सॉरी लोको प्लांट लगा, फिर आपका विद्यापल प्लांट लगा, लेकिन स्थानीय लोग की भागीदारी तो उससे उनको फायदा नहीं हुआ उससे। देखिए, आप मेरे से छपरा के लिए क्या एक्सपेक्ट करें उस पर आए। इससे पहले मैं आपको फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ कि ये जो मढ़ौरा का एरिया है, जहाँ 4-5 बड़े कारखाने होते थे, वो जो बंद पड़े हुए हैं, ये बंद पड़ा हुआ है। ये किसी प्रशांत किशोर की वजह से या प्रशांत किशोर के न आने से ये सुधरेगा, ना प्रशांत किशोर के वजह से बंद पड़ा हुआ है। आपने चूंकि एग्जाम्पल दिया है, इसकी दुर्दशा क्यों है? इसी मढ़ौरा चीनी मिल से देश के प्रधानमंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री बनने के क्रम में नहीं, ध्यान रखिएगा, मोदी जी ने यहाँ 2014 में नहीं 2015 में प्रधानमंत्री रहते हुए मढ़ौरा में ये घोषणा की थी कि यहाँ चीनी मिल को चालू किया जाएगा, इन्हें यहाँ के फैक्ट्रियों से धुआं निकलेगा, तभी मैं वापस आऊंगा और वोट मांगूंगा। मोदी जी ने ये कहा, उन्होंने सही कहा गलत कहा ये समस्या नहीं, समस्या की वजह नहीं है। समस्या की वजह ये है कि आगे 2019 में और 20 में फिर चुनाव हुए, एक लोकसभा का हुआ और एक विधानसभा का हुआ। वहां पर इसी मढ़ौरा की जनता ने, जो आज हमसे या किसी भी नेता या किसी भी दल से ये अपेक्षा रखती है कि आप ये मिल चालू करा दीजिए, इसी जनता ने उसी भाजपा को फिर से वोट दिया। तो आप एक और ये कह रहे हैं कि मढ़ौरा चीनी मिल बंद पड़ी हुई है जिससे आपकी बहुत परेशानी है, दूसरी ओर आप ये दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि नेता आकर झूठ बोल रहे हैं, कोई चालू नहीं करा रहा है, और तीसरा उसी नेता उसी दल को जाकर बार बार वोट भी दे रहे हैं। यही इस अभियान का पूरा प्रयास है कि जब तक आप जो कह रहे हैं, जिस बात से आप परेशान हैं, उस पर आप वोट नहीं कीजिएगा तो फिर नेता को क्या डर है। मढ़ौरा में लोग मुझे मिले जो ये बता रहे हैं कि हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं,
तो मैंने उनसे ये पूछा कि भाई मरोड़ा में अगर चीनी मिल चालू नहीं है या दूसरे फैक्ट्री बंद हैं तो यहाँ के एमपी को धरना देना चाहिए, आपके साथ उसको भी कंधा में कंधा मिला के चलना चाहिए। मिल चले न चले वो अलग बात है, कम से कम जनप्रतिनिधि होने के नाते उसको इस पर आवाज तो उठानी चाहिए। वो आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? आवाज इसलिए नहीं उठा रहा है कि उसको मालूम है कि मिल चालू हो या न हो, जब चुनाव होगा तो जाति धर्म मोदी भारत पाकिस्तान के नाम पर आप वोट दीजिएगा ही दीजिएगा। तो मैं छपरा की जनता को या आगे बिहार की जनता को इतना ही बता सकता हूं कि मैं ऐसे लोगों को साथ में जोड़ूंगा जो काम करें न करें, लेकिन आपके साथ इन बातों के लिए ईमानदारी से खड़े होंगे और उन लोगों को चुनकर आगे करेंगे जो आप सब आपकी नज़र में इन बातों पर खड़े रहने के लिए ईमानदार हैं। देखिए, हर प्रयास जो आप करते हैं उसमें सफलता मिले जरूरी नहीं है, लेकिन प्रयास करने की दिशा में एक ईमानदार व्यक्ति हो, कोशिश होनी चाहिए, वो जरूरी है। संभव है कि जो आज से 40 साल पहले जो फैक्ट्री था आज उसका रेलेवेंस नहीं है, लेकिन एक प्रयास तो होना चाहिए। और ये जो पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट रहा है एक तरीके से बिहार के नज़रिए से, इसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए और पुनर्जीवित करने के लिए जो योजना है, जब यात्रा खत्म होगी तो आपको उससे साझा भी करेंगे और उससे ज़्यादा जरूरी उन लोगों को सामने खड़ा करेंगे जिन पर समाज का विश्वास है या हो कि नहीं ये लोग अगर जीत कर आएंगे तो इस दिशा में एक सार्थक और ईमानदार प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।